जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 19 फरवरी 2024 और 19 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों सुबह के 6 बज गए हैं, आइए पढ़ते हैं आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज। और यहां पर जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं उसे आप नोट कीजिएगा। जो मैं आपको रिवीजन कराऊं उसे आप मत नोट किया करिए, बस आप उसे ध्यान लगाया करिए। जो भी नई बात है उसे नोट किया करिए। और ये क्लास नंबर है 810, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिल रही है। सबसे कम समय में आपको डेली करंट अफेयर्स देने का जो वादा है लगातार हम उसे पूरा कर रहे हैं। स्टैटिक जीके भी आपको यहां पर मिलता है। दोस्तों आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट है, आप जीवन में किसी काम में असफल होने के कारण उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जो सूर्य है हर शाम को अस्त होकर अगली सुबह फिर से उदय होता है। तो दोस्तों ये बात सही है। आपका अगर एक दिन कभी बुरा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं आपका पूरा जीवन बुरा है। वो दिन बुरा था लेकिन आपकी लाइफ बुरी नहीं है। तो आप जो है डेली अपने आप को हमेशा समझिए आप सूर्य की तरह है, आपको डेली उगना है। कभी किसी दिन आप अस्त भी हो गए तो आपको एक दिन और अपनी नई ऊर्जा के साथ सुबह उठना है और अपने टारगेट को सेट करके अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। खुद पर विश्वास और आगे बढ़ते रहना है। बाकी हम हैं आपको संभालने के लिए, वो टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। डेली क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 19 फरवरी का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की बात कर रहे हैं। तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सम्मानित किए गए हैं तो इनका नाम है राम भद्राचार्य और गुलजार साहब। तो दोनों को यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है? तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में उसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। फिर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार यहां पर लिटरेचर के क्षेत्र में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। अब आइए डिटेल से समझते ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है। राम भद्राचार्य, गुलजार साहब, इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए आप यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आप देख रहे हैं यहां पर वाग देवी की प्रतिमा है और इस प्रकार से सम्मानित किया जाता है जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। इस साल 2023 में दोस्तों 2 लैंग्वेजेस के लिए, 2 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था तो ये 58 नंबर का, यानी 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के निर्णय लिए गए हैं। यह भी पूछा जा सकता है। देखिए पहले व्यक्ति हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत साहित्यकार हैं, और गुलजार साहब जो है ये उर्दू साहित्यकार हैं। तो ये संस्कृत भाषा के लिए और ये उर्दू भाषा के लिए इन दोनों को यहां पर चयनित किया गया है। सबसे पहले राम भद्राचार्य जी को मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पे राम भद्राचार्य जी को देख पा रहे हैं। इनसे जीवन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंसान जब एक संकल्प के साथ, एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। राम भद्राचार्य जी को बहुत ही कम उम्र में दिखना बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं इनको कंठस्थ है। बहुत सारी भाषाएं ये बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं के ये ज्ञाता है। तो ये विश्वास है, ये एक समर्पण है, ये श्रद्धा, ये आस्था है, आपको भी रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सफल होंगे। तो ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और राम भद्राचार्य एक बहुत ही फेमस संस्कृत विद्वान है। इनको 22 भाषाएं बोलना आता है। बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने रचना भी किया है। मैथिली, अवधी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके रचनाकार माने जाते हैं। अब भाई गुलजार साहब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों गुलजार साहब जो है हिंदी सिनेमा के बहुत ही फेमस गीतकार हैं। ये गुलजार साहब जो है हिंदी सिनेमा के बहुत फेमस गीतकार माने जाते हैं। 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1969 में पुरस्कार दिया गया और अभी 2023 में वहीदा रहमान को मिला था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं गुलजार साहब। अब इन्हें 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब साथियों बात यहां पे ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, तो मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सारी डिटेल्स देता हूं।
तो साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1961 में इस पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। सबसे पहले थे जी शंकर कुरूप, मलयालम कवि है वो, और 1965 में इन्हें सम्मानित किया गया साहित्य पुरस्कार से, और इनकी कृति है वो है उडुकुझल, जो पूछा जा सकता है, जिसके लिए इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया। साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, हालांकि बाद में यहां पर अंग्रेजी भी जोड़ा गया, बाद में इंग्लिश भी जोड़ा गया। तो 22 भाषाएं जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में बताई गई हैं, उन सभी भाषाओं में जो अच्छा उल्लेखनीय कार्य करता है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। विशेष बात यह है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए। देखिए इसमें कितनी कैश प्राइज मिलती है, तो उसमें 11 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और एक वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भी आपको दी जाती है। मेरे पीछे आप आशा पूर्णा देवी को देख रहे हैं। तो आशा पूर्णा देवी पहली ऐसी महिला है जो कि बंगाली उपन्यासकार थी। 1976 में आशा पूर्णा देवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ ज्ञानपीठ अवार्ड। और इनकी जो उपन्यास था, इनका नाम है प्रोथम प्रोतुश्रुति, यानी द फर्स्ट प्रॉमिस, के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित पहले हिंदी उपन्यासकार मेरे पीछे देख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। 1968 में इनकी कृति है चिदंबर। तो चिदंबर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 1968 में, और ये पहले हिंदी लेखक है। कौन है ये? पहले हिंदी लेखक है, याद रहेगा आपको। अब 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए पहले जो पुरस्कार सम्मानित किया गया, अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। साथियों, यहां पर 54 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड था अमिताभ घोष को मिला अंग्रेजी में। यहां पर अकितम अच्युतन नंबूथिरी मलयालम भाषा के लिए 2019 में 55वां, नीलमणि फूकन असमिया आसाम लैंग्वेज के लिए 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और दामोदर मौजो, यहां पे दामोदर मौजो लिख लीजिएगा, दामोदर मौजो जो कि गोवा राज्य से बिलोंग करते हैं, कोंकणी भाषा के लिए 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पूरा यहां पर हमने पोस्टमार्टम कर दिया, सारी डिटेल्स आपको दे दी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप सभी के सामने सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? Which space agency has launched INSET 3DS सैटेलाइट? तो INSET 3DS सैटेलाइट है क्या, समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि इसने लॉन्च किया है। तो देखिए INSET 3DS को इसरो ने लॉन्च किया है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इसरो है, और इसरो ने लॉन्च किया INSET 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और अब आई डिटेल से समझते हैं कि इसका क्या फायदा होने वाला है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं INSET 3DS को लॉन्च किया गया किस तारीख को? 17 फरवरी को लॉन्च किया गया है। और ये कहां से लॉन्चिंग हुई है? तो श्रीहरिकोटा जगह है, वहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और शाम 5:35 पर इसे लॉन्च किया गया है। इसका क्या फायदा होने वाला है? तो जितनी भी वेदर की इंफॉर्मेशन है, मौसम की जानकारी है, हमें इस सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी, मिलती रहेगी। और सैटेलाइट में जो लॉन्चिंग व्हीकल था, इसका नाम है GSLV F-14 रॉकेट। इसकी मदद से यहां पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। देखिए INSET 3DS में बहुत सारे पेलोड लगे हैं। पेलोड रॉकेट्स में लगाए जाते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज, किसी काम, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पेलोड है उसका नाम है इमेजर पेलोड। तो इमेजर नाम से स्पष्ट है, ये क्या करेगा? तस्वीरें खींच करके पृथ्वी और उसके आसपास में एनवायरमेंट में जो कंडीशन हो रही है, तस्वीरें भेजेगा। साउंडर पेलोड यहां पर दूसरा देखिए। तो साउंडर पेलोड का काम होगा जो आसपास का वातावरण है, वहां का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जानकारी आपको साउंडर पेलोड देगा। फिर आता है डाटा रिले ट्रांसपोंडर। तो डाटा रिले ट्रांसपोंडर डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है, और उसको बढ़ाकर एम्पलीफाई करके वापस से पृथ्वी में डेटा भेजेगा, पूरी डेटा इकट्ठा करके एनालिटिक्स करके। फिर है SASR, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट ट्रांसपोंडर। तो ये किसी प्रकार के सर्च या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की मदद करने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों INSET की। तो INSET का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका काम होता है भारत में
टेलीकास्ट या फिर कम्युनिकेशन या मौसम संबंधी या फिर सर्च और रेस्क्यू की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनसेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी लॉन्चिंग की जाती है। और यह एक प्रकार का स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है ये धरती के सापेक्ष घूमता है, यानी धरती जैसे जैसे घूमती धरती के, और 36 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो लगाए जाते हैं वो धरती से 36,000 किलोमीटर पर सेट हो जाते हैं, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करते हैं, जैसे धरती पूरी करती है, धरती के साथ साथ ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। शुरुआत कब से हुई है? 1983 से इनसेट की शुरुआत हुई है। इसरो की बात करें तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई है और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ थे, 10वें अध्यक्ष है। ये बात आप याद रखिएगा इसरो के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। तो आईआईटी जम्मू ने अभी फैसला किया है कि एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है आईआईटी जम्मू ने, और अवैध निगरानी को ध्यान में रखते हुए, जो अवैध निगरानी होती है यानी बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटीज होती है उसका निगरानी करने के लिए, महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अभी नासा ने पेस मिशन को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 2024 में भारत का जो स्वागत योग्य क्षेत्र है उसके रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है? मोस्ट वेलकमिंग रीजन, वेलकमिंग रीजन मतलब टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा, यानी जो पर्यटन क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा स्वागत योग्य क्षेत्र कौन सा रहा है? तो साथियों हम सब का मन रहता है हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड की वादियों में घूमने का, तो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे सबसे अग्रणी प्रदेश माना गया है, स्वागत योग्य क्षेत्र माना गया है। और ये booking.com, आपने नाम सुना होगा, टिकट्स बुक करना, होटल बुकिंग्स करना हो तो booking.com से करते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर 12 नंबर का वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स दिया गया और इसमें हिमाचल प्रदेश को सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। बहुत सारे शहरों को भी यहाँ पे दर्जा दिया गया, बहुत सारे सिटीज को शामिल किया गया है। तो मैं आपको उन सिटीज के बारे में भी बता रहा हूं, अभी स्टेट के बारे में आपको पता चल गया है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है और शहरों के मामले में केरल का मरारीकुलम जगह है जो सबसे ज्यादा स्वागत योग्य शहर माना गया है, यानी टूरिस्ट के लिए सबसे बढ़िया रीजन माना गया है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो स्वागत करने वाले क्षेत्र हिमाचल है, सेकंड गोवा है, थर्ड केरल, फोर्थ राजस्थान, उत्तराखंड फिफ्थ प्लेस पर है। ये राज्यों की कैटेगरी में है। वहीं पे शहरों कैटेगरी में मरारीकुलम, जैसलमेर, बीर, लेह, ये पूरी लिस्ट है। तो सबसे पहले मरारीकुलम है, आप याद रखिएगा, जो कि केरल का एक शहर है। तो दोस्तों रिपोर्ट और रैंकिंग को भी डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर अभी जारी किया गया था जिसपे हमारी मिलिट्री पूरी दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है और सबसे पहले नंबर पे जो देश आता है वो अमेरिका का आता है ग्लोबल फायर पावर में। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया, इंदौर और सूरत को दोनों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया और इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। अभी क्या है, एक शेयर मार्केट का अभी यहां पर रिपोर्ट जारी किया गया और भारत का जो शेयर मार्केट है हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट घोषित हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में कौन से राज्य नंबर 1 पर है, तो गुजरात, केरल और कर्नाटक हैं सबसे पहले स्थान पर। भारत में सबसे ज्यादा अच्छा शहर रहने के लिए महिलाओं के लिए कौन सा शहर है, तो चेन्नई इसमें सबसे टॉप में आता है। अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया तो भारत के जो सबसे रिचेस्ट अमीर कारोबारी बने हैं तो ये बने हैं गौतम अडानी। कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं। एनसीआरबी की अभी खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट आई जिसमें मिलावट के मामले में हैदराबाद सबसे ऊपर है, रहने योग्य भी यही सबसे शहर है। तो भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में भी हैदराबाद पहले स्थान पर है। ये मर्सर सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मैच फिक्सिंग के मामले में आईसीसी ने किस क्रिकेटर पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? विच क्रिकेटर हैज बीन बैंड फॉर 17.5 ईयर बाय आईसीसी फॉर मैच फिक्सिंग? तो मैच फिक्सिंग के मामले में रिजवान जावेद को, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजवान जावेद को, यहां पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो अभी जितनी भी नेशनल और अंतरराष्ट्रीय संस्था है मैच फिक्सिंग को लेकर के बहुत ज्यादा कड़े और सख्त नियम लागू कर रही है और उसमें रिजवान जावेद को 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो रिजवान जावेद है यूके क्लब क्रिकेटर है। तो इस पर ईसीबी को बोलते हैं अमीरात क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। ईसीबी जो है वो है अमीरात क्रिकेट बोर्ड है।
तो इन्होंने इनका एक भ्रष्टाचार निरोधक संहिता है जिसे हम बोलते हैं एंटी करप्शन कोड। तो एंटी करप्शन कोड के तहत इनको 17.5 वर्ष का यहां पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया गया है। और 2021 में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे रिजवान जावेद पर, और अब ये फैसला किया गया है। दोस्तों आईसीसी की बात करें तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जियो फर्नांडिस प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड प्रतियोगिता है आईसीसी इसे रेगुलेट करता है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश की जो प्रतिनिधि सभा है इसने क्वाड बिल को पारित कर दिया है? विच कंट्रीज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज पास्ड दी क्वाड बिल? तो दोस्तों यहां पर क्वाड बिल को पास किया है अमेरिका ने। किसने पास किया है? क्वाड बिल को पास किया है यहां पर अमेरिका ने। अब हम समझते हैं कि अमेरिका ने क्यों पास किया। तो इसका जो उद्देश्य है ये आप देखिए, क्वाड में 4 देश आते हैं। सबसे पहला देश है इंडिया, दूसरा है जापान, तीसरा यूएसए और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो अब चारों देश को देखिए कनेक्ट हो रहे हैं और ये प्रशांत महासागर क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, यहां पर दबदबा बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये 4 देश का जो कोड होता है जय होता है। मैंने बताया था जय याद रखना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। ठीक है, तो 4 देश जो है चाइना को घेरने के लिए बनाए गए, साफ साफ चाइना की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए बनाए गए। अभी प्रेजेंट में सिनेरियो अमेरिका सबसे सुपर पावर है और इकोनॉमी इसकी बढ़ रही, सेकंड नंबर पे चाइना है। बहुत ही जल्द ऐसा हो जाएगा कि चाइना अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी डर है, धीरे धीरे वो अपनी जगह बढ़ा रहा है। तो इसलिए क्वाड को बनाया गया था। इन 4 देशों ने फैसला किया था कि हम यहां पर मिल करके इस जगह को डेवलप करेंगे। तो अब यहां पे जो बिल पास किया है तो इसका उद्देश्य है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच में सहयोग और ज्यादा बढ़े और हम अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाएं, अमेरिका कहता है। तो इसलिए ये बिल पास हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वाड के बारे में। तो देखिए क्वाड में 4 देश है, ये आपको समझ में आ गया। ये जो क्वाड की स्थापना करने का श्रेय जाता है, जिनके मन में ये थॉट आया था, विचार आया था, वो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। अब इनका निधन हो गया है। 2007 में इन्होंने इस आइडिया को पेश किया था। अभी गोली मार करके इनकी हत्या हो गई। एक भीड़ पर ये स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तभी पीछे से गोली मार दी गई। और जापान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या है क्वाड का? मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर हमें अपनी बिजनेस को बढ़ाना है और फ्री ट्रेड करना है और आप इस रीजन को डेवलप करना है। तो दोस्तों 2017 में क्वाड का गठन हुआ है, ये बात याद रखिएगा, पूछा जाए तो 2017 में ये सारे देश मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। इसका नाम है मालाबार नेवल एक्सरसाइज करते हैं। अभी 2023 में क्वाड सम्मेलन कहां पर हुआ है? जापान में हुआ। कहां पर हुआ है? जापान में हुआ है, ये पूछा जा सकता है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करिएगा। इससे क्या होगा, जो क्लास आप पढ़ रहे हैं इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, वहां भी आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। आप जब डाउनलोड करेंगे स्टडी कर एप्लीकेशन को तो डेली करंट अफेयर्स में जाएंगे, वहां पर आप किसी भी दिन का पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ ऐप और टेस्ट क्विज, बहुत कुछ होता है यहां पर। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, आपका इच्छा है तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज? तो देखिए दोस्तों ये है ग्रीस। ये क्या है? ग्रीस। तो दोस्तों ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया। सेम सेक्स मैरिज मतलब मैंने कई बार बताया है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, इसमें लड़का लड़के से, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, उसे हम सेम सेक्स मैरिज बोलते हैं। साथियों अमेरिका एक देश है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है। अमेरिका के अलावा एस्टोनिया ने यहां पर लीगलाइज किया है। लेकिन दोस्तों अभी रशिया ने फैसला किया है सेम सेक्स मैरिज को उसने इलीगल बताया है। रशिया, नेपाल, भारत, ये एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने दोनों सेम सेक्स मैरिज, ट्रांसजेंडर मैरिज में अभी क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सबसे पहला जो देश है वो है नेपाल, जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्ट्रेशन भी दी है शादी के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। भारत में भी इसको लेकर के भी विरोध है, भारत में भी, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को
वैध घोषित किया है। देखिए एक्चुअली ग्रीस में जो आप देखेंगे तो वहां पे जो क्रिश्चियनिटी है वहां पे रूढ़िवादी ईसाई पाए जाते हैं। रूढ़िवादी ईसाई मतलब होता है कंजर्वेटिव क्रिश्चियन पाए जाते हैं। कंजर्वेटिव क्रिश्चियन क्या होते हैं? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी कहते हैं, जो अपने विचार, जो पुराने ख्यालात के होते हैं, ठीक है, उनका मॉडर्न थॉट नहीं होता, फिर भी वहां पर बिल को पेश किया गया और बिल पारित करा दिया गया है। तो पहला ऐसा कंजर्वेटिव क्रिश्चियन कम्युनिटी है या देश है जिसने यहां पर क्या किया, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। तो बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, तो रूढ़िवादी चर्च के विरोध का सामना करने के बावजूद यहां पे सांसदों ने विधेयक को पारित कर दिया है और सेम सेक्स मैरिज को यहां पे कानूनी मान्यता प्रदान की है। देखिए भारत में जब बात करें, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि क्या भारत में सेम सेक्स मैरिज पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए। हाल ही में एक आईपीसी की धारा 377 थी जो ब्रिटिश काल में पेश की गई थी और उसके तहत समलैंगिक संबंध वो अपराध घोषित किए गए थे, लेकिन दोस्तों 377 में इस सेक्शन को ही हटा दिया गया है। तो भारत में सेम सेक्स जो रिलेशन होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो अपराध घोषित नहीं है, उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए। भारत में यह है, लेकिन वो दोनों शादी नहीं कर सकते, भारत में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रीस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रीस जो है ये यूरोपियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। आप यहां पर देख पा रहे हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के ऊपर आपको ग्रीस देखने को मिलेगा और ये इसकी कैपिटल है एथेंस। यहां के जो प्रेसिडेंट है ये काटेरिना साकेलारोपोलू और यहां के प्राइम मिनिस्टर है किरियाकोस मित्सोटाकिस। यहां जो करेंसी यूज होती है यूरो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ध्यान से सुनते रहिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं, वायुसेना का जो युद्ध अभ्यास है जिसे बोलते हैं वायु शक्ति, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वायु शक्ति अभ्यास जो वायुसेना कर रही है राजस्थान में, कहां पर पूछा जाएगा, राजस्थान में वायु शक्ति की शुरुआत की गई है। तो 17 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर से लगा हुआ है राजस्थान, वहां पर है पोखरण फायरिंग रेंज। तो पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना का युद्ध अभ्यास हुआ है, इसका नाम है वायु शक्ति। इसका आयोजन किया गया है और 17 फरवरी को इसका आयोजन हुआ है। इसमें राफेल, सुखोई, बहुत सारे भारत के जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं वो शामिल किए गए हैं। देखिए जो भी अभ्यास होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि, कहते हैं ना कि अगर कोई आपके पास हथियार है वो रखा रहे तो उस पर जंग लग जाती है, तो लगातार प्रैक्टिस करके हम उसे एक्टिव करते हैं ताकि हमारी सेना किसी भी मौके पर अलर्ट रहे और दुश्मनों को धूल चटा दे, इसलिए हम ये अभ्यास करते रहते हैं। तो 2019 में हमने वायुसेना ने पोखरण से युद्ध अभ्यास वायु शक्ति शुरू किया था और इसका हम आयोजन लगातार एक इंटरवल में करते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास है, ये एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी एक अभ्यास हुआ है, इसका नाम है सदा तंसिक। तो सदा तंसिक किसके बीच में हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। भारत और ओमान के बीच में होता है नसीम अल बहर। भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन अभ्यास। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसी इंडेक्स और भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच गए, देखते हैं। सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम सिक्किम में शुरू किया गया, इसे किस बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है? तो सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम सिक्किम में स्टार्ट हुआ है और इससे वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर सहायता दी गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा यहां पर सहायता प्रदान की गई है। तो दोस्तों सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने हाल ही में सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया है। तो यहां पर इनको फंडिंग की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। परियोजना यहां पर 100 मिलियन डॉलर यहां पर आवंटित किए गए हैं और 100 मिलियन डॉलर का जो इस्तेमाल है राज्य में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और समावेशन यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें सभी लोगों का डेवलपमेंट हो सके, और ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक दूसरे को ये क्या किया जा रहा है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट किया जा रहा है ताकि वो क्षेत्र बढ़ सके। देखिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की लोकेशन आप देखें, आप यहाँ पर सिक्किम देख पा रहे हैं। तो सिक्किम वो राज्य है जिसने सबसे पहले पहला ऑर्गेनिक स्टेट है जिसने पूरे कृषि को बदल दिया और पहला जैविक जो स्टेट है वो है
और सिक्किम है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। यहाँ पे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो इनका नाम याद करना आसान है, लक्ष्मण लिखा हुआ है और सिक्किम लिखा हुआ है। तो आपको याद था जब रामायण में जो लक्ष्मण को बाण लगी थी तब वो सिक हो गए थे, बीमार हो गए थे लक्ष्मण, तो ऐसे आप याद रखें। यहां पे ये भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम, ये बात आप याद रखेंगे। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं पर है और यहां पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई? वन मित्र स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो वन मित्र स्कीम को कहां पे लॉन्च किया गया है? हरियाणा राज्य में वन मित्र स्कीम को लॉन्च किया गया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये है मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने वन मित्र योजना और उससे जुड़े जो पोर्टल है उसका उद्घाटन किया। देखिए नाम से स्पष्ट है कि वन मित्र को क्यों लॉन्च किया गया, ताकि हम एनवायरमेंट को कंजर्व कर सके, पर्यावरण को संरक्षित कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को संरक्षित करना। अब दोस्तों जो 18 से 60 साल के एज के लोग हैं, जो भी योग्य व्यक्ति है, वो क्या करेंगे? फॉरेस्ट्रेशन को बढ़ाएंगे, वो यहां पर वनीकरण करेंगे और उनके योगदान के मिशन पर यह शुरू किया गया। उन्हें वन मित्र बोला जाएगा और वन मित्र बनने के लिए पंजीकरण भी आप करा सकते हैं, आपको वन मित्र बोला जाएगा। दोस्तों हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा जो है 1966 में 1966 में पंजाब से अलग होकर के बना था। चंडीगढ़ इसकी वर्तमान कैपिटल है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं और विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीटें 5 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 10 है। बहुत सारी योजनाएं हाल ही में लॉन्च हुई हैं, एक बार उसे पूरा रिवाइज कराते हैं। विश्वकर्मा पेंशन योजना किस मजदूरों के लिए राजस्थान में लॉन्च हुई है। अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना एमपी में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में और सबल योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव को पारित किया गया है? इन विच स्टेट हैज द प्रपोजल फॉर द कास्ट सर्वे बीन पास्ड? लगभग बहुत सारे राज्य यहां पर कास्ट कार्ड खेल रहे हैं और कास्ट सेंसेक्स यहां पे लॉन्च कर रहे हैं। तो तेलंगाना वो राज्य है जहां पर अभी जो जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। देखिए पहला राज्य है जहां पर बिहार था, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां पर जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। अब यहां पर तेलंगाना में भी प्रयास किया है। उड़ीसा ने स्टार्ट किया था लेकिन उड़ीसा के हाईकोर्ट ने वहां पर स्टे लगा दिया है। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो तेलंगाना विधानसभा में क्या होगा? घर घर जाकर के जातिगत सर्वेक्षण किया जाएगा। एसटी, एससी, ओबीसी और जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की जाएंगी। और अक्टूबर 2023 में अभी बिहार सरकार ने जाति गणना पेश किया था। ये करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया है। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ है, 2 जून को, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। देखिए इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं और अभी रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने सीट जीती है। टोटल यहाँ पर 119 सीटें हैं तेलंगाना में, तो 64 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने जीती हैं। रेवंत रेड्डी साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। विधान परिषद सीटें 40 हैं, विधानसभा 119 है, राज्यसभा सीटें 7 है, लोकसभा सीटें 17 है। दोस्तों अब आइए बढ़ते ट्रिपल आर सेशन पर। क्या होता है ट्रिपल आर पर? हम यहाँ पे ट्रिपल आर सेशन पर पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर रुकने नहीं चाहिए। आइए देखते हैं आप कितने आंसर सही करते हैं। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेराना ने कहां से घरेलू नौकायान शुरू किया है? तो मुंबई से इसे स्टार्ट किया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने हैं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो दिल्ली में स्टार्ट किया है। इसमें फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी। किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए यूरेडा की स्थापना की है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर का दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मिजोरम। हाल ही में किस देश का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का मेंबर बना है? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीजा सुविधा प्रदान की है? तो ये देश है थाईलैंड। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये वानखेड़े स्टेडियम।
परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान चली गई? 1.68 लाख लोगों की जान गई है। दोस्तों 17 फरवरी कल संडे था और संडे को हमने वीकली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया था, तो सैटरडे का यहां पर मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही करते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 41 है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा पर गए? तो कतर की यात्रा पर गए। 2016 में पहली बार गए थे, अब 2024 में गए हैं। हेमरथ्रो और रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो हेमरथ्रो और रचना कुमारी पर यहां पर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने साल का? 12 ईयर्स का यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो विश्वकर्मा पेंशन योजना का राजस्थान में शुभारंभ किया गया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड में स्टार्ट की जाएगी। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? वीरेंद्र बंसल बनाए गए हैं। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? निखिल जोशी साहब। जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी बन गया है, भारत का स्थान 5वां है। प्रबोतो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। किस राज्य में कोमोरू वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना में इसकी आधारशिला रखी गई है। दोस्तों पॉलिटी के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न है 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कम्युनिस्ट लीडर एमएन रॉय के द्वारा किया गया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा जब वापस से पुनर्गठित हुई, जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गए, तो देसी रियासत में कितने प्रतिनिधि बचे थे? 70। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों 19 फरवरी का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो भारत की सबसे शक्तिशाली सेना चौथी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुलजार साहब को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था? 2013 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक कौन है? तो रामभद्राचार्य है, जिन्हें 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहां है? यूएई दुबई में है। 2023 का क्वाड सम्मेलन कहां हुआ था? तो जापान में हुआ था क्वाड सम्मेलन। और G7 समिट भी कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। एथेंस किस देश की कैपिटल है दोस्तों? तो एथेंस ग्रीस की राजधानी है। नेक्स्ट है सदा तंत्रिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो सदा तंत्रिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य किस राज्य के गवर्नर हैं? सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आज का सवाल है दोस्तों, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। आपको मेरे पीछे एक इमेज दिख रही है, आपको बताना ये महिला कौन है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, आपको कमेंट बॉक्स पे इनके बारे में लिखना है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है, मंथली ई बुक्स, ये सब आपको मिलता है। स्टडी कर हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहां पर भारत के सभी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की क्लास शाम को 7 बजे आज डेली चलती है। रात को 8 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है, 60 दिन 60 मैराथन, और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके। तो स्टडी कर सर्च करके आप ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम में भी मैं लिंक दे दूंगा। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ करनी है, और ये बात है यहां पर देखें आप कि पेपर लीक का एक मामला देखने को मिला है। यूपी पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आप सभी को पता है जारी हुई, लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। ये आप देख पा रहे हैं वो जगह, ये कानपुर स्टेशन है, कानपुर रेलवे स्टेशन 2 बजे ये सीन है। बहुत सारे लोग पेपर देने जा रहे थे, तो देख पा रहे हैं कि एक बच्चा कितना संघर्ष करता है, लेकिन जब उसका पेपर लीक हो जाता है तो वे एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसके जीवन के साथ, उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। तो दोस्तों पेपर लीक के मामले आमतौर पर बार बार देखे जाते हैं, ये बंद होने चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इससे मुझे लगता है प्रशासन के लिए भी दिक्कत की बात है, बच्चों की, सबका नुकसान, किसी का कोई फायदा नहीं।
तो दोस्तों पेपर लीक का मामला वापस से देखने को मिला है। और कल यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था सेकेंड शिफ्ट में, जो आंसर की है सुबह 9 बजे बहुत जगह जारी कर दी गई थी और उसके बाद पेपर हुआ 4 घंटे बाद, तो कई जगह 9 बजे में बहुत सारी एविडेंस है, उस पर क्या ही चर्चा करें, अभी मैं डिटेल्स बताऊंगा भी आपको। तो करना क्या है, आपको सपोर्ट करना है। अभी देखो पूरा 1 मिलियन ट्रेंड पे चल रहा है पूरे इंडिया में, सबसे टॉप पे चल रहा है ट्विटर अकाउंट में। तो मेरा ट्विटर अकाउंट है, उसका मैं लिंक यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और वहां पर आप जाकर के मेरी पोस्ट को रिपोस्ट कर देना। तो जितने ज्यादा आप रिपोस्ट करोगे तो वो रैंक करेगा। तो यहां पर मेरी आईडी है राजा गुप्ता 111 ट्विटर पर, वहां पर आप रिपोस्ट कर देना #UPP_paper_leak। ठीक है, तो सपोर्ट करो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। ये बहुत बड़ी बात नहीं, जब हम सब एक साथ एक होंगे ना तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है, हम सब मिलके फाइट करेंगे। ठीक है, मैं वापस से आऊंगा, तब अभी 1-2 घंटे बाद मैं लाइव आऊंगा, इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तो साथियों चलने का समय हो गया है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहिए। हम सब मिल करके इस सब का सामना कर लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।